Again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle शर्मा। तो आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5, जहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ठीक है, उसका प्रोसेस देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लस डेलीगेशन और उसके एलिमेंट्स देखेंगे। फिर आपका डिफरेंस आता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, और उसके बाद में आपकी बात करेंगे कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जहाँ पे हमारे में क्या आता है, आपका कंसेप्ट आता है। सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है। देखो, बुकिश लैंग्वेज छोड़ के भी अगर हम लोग बात करें, करेक्ट, बुक को छोड़ दो, बुक के अलावा भी अगर ऑर्गेनाइजिंग देखें तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, आपको पता है कि आपके मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है उसका सेकंड स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें आप सबसे पहले प्लान करते हो और प्लान करने के बाद चीजों को इकट्ठा करते हो। जब हम टूल्स, मशीनरी, रॉ मटेरियल, इन सब चीजों को इकट्ठा करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजिंग होती है। ठीक है, कोई भी काम आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको कुछ अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करना होता है, और जो वो रिसोर्सेज होते हैं उनको कलेक्ट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो एक बार बुक के कंसेप्ट भी देख लेते हैं। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट with everything useful it to its functioning, like आपको रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, टूल्स चाहिए, कैपिटल चाहिए, पर्सोनल चाहिए, तो वो सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइजिंग में आती है। फिर कह रहे ऑर्गेनाइजिंग एक हमारे मैनेजमेंट का फंक्शन है, जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली अब मैं काम करना शुरू करती हूँ। इसके अंदर क्या आता है, स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल क्लियर होता है कि आपका रोल क्या है। ठीक है, ग्रुप की एक्टिविटीज क्या होंगी, कौन क्या काम करेगा, क्या रिलेशनशिप रहता है एक दूसरे के साथ, वो सारा हम ऑर्गेनाइजिंग में देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले ना हमारा प्रोसेस आता है कि ऑर्गेनाइजिंग में होता क्या है। तो आप सबसे पहले बोलते हो आइडेंटिफिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आप अपने काम को आइडेंटिफाई करते हो कि आपको काम करना क्या है, फिर उसके बाद आप अपने काम को डिवाइड करते हो। काम को डिवाइड करने के बाद अब आप देखते हो कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की आपको नीड है। ठीक है, तो आप उसके लिए अपने डिपार्टमेंट्स बनाते हो, लाइक एचआर डिपार्टमेंट बना लिया आपने, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना लिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना लिया। तो काम के अकॉर्डिंगली ही आप अपने डिपार्टमेंट बनाते हो। करेक्ट, डिपार्टमेंट बनाने के बाद आप लोग क्या करते हो, ड्यूटीज असाइन करते हो। ठीक है, कि अब कौन क्या काम करेगा आप वो सब बताते हो। ड्यूटीज असाइन करने के बाद आप क्या करते हो कि ये डिसाइड कर रहे हो कि एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, लाइक कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेटर है, वो सब आप अपना रिलेशनशिप यहाँ पे प्रिपेयर करते हो। तो प्रोसेस में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, आइडेंटिफिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ वर्क। The function of organization start with the identification of the total work which is to be done to achieve the organization goal। जो आपकी organization का गोल है उसको जो अचीव करना है, सबसे पहले आप यही देखोगे कि आपको काम क्या करना है। अकॉर्डिंग टू दैट आप पर्सन सेलेक्ट करोगे कि कौन सा पर्सन, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन से टास्क को फुलफिल करेगा, जिससे क्या होगी, जो आपके रिसोर्सेज है वो वेस्ट भी नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करूं तो हमारे ना दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है और एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, कि आप काम को कैसे बांटोगे, कितने डिपार्टमेंट में बांटोगे। वंस द आइडेंटिफिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ वर्क इज डन, जब आपका काम डिसाइड हो जाता है, आपको क्या काम करना है, आइडेंटिफाई कर लेते हो, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कि आपको ग्रुप बनाने हैं जिसमें पर्टिकुलर वही काम होगा। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा, गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आपका एचआर डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स पे काम करता है। सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है, सेल्स करता है। तो जब आपने डिपार्टमेंट बना दिए, डिपार्टमेंट बनाने के बाद आप लोग ड्यूटीज असाइन करते हो। ड्यूटीज किसको देखते हैं, लाइक जैसे हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन क्या काम करेगा, क्वालिटी कौन देखेगा, तो ये सारी चीजें आपकी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में आती हैं। आफ्टर ग्रुपिंग द वेरियस एक्टिविटी इनटू डिपार्टमेंट, नेक्स्ट स्टेप आपका यही आता है कि काम को देख के आपको अपने एम्प्लॉयज को बताना है कि उनको क्या काम करना है, उनकी ड्यूटीज बताते हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हो। जो आप ड्यूटी किसी को देते हो ना, उसको किस बिहाफ पे आप ड्यूटी दोगे, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज। ठीक है, कि उसको उस काम की नॉलेज है या नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब ये देखो, जो एमबीए का स्टूडेंट है, क्या आप उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल सकते हो, नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर मान लो किसी बच्चे ने बीटेक कर रखी है, सिविल से है, इंजीनियरिंग से है, क्या आप उसको एचआर डिपार्टमेंट में पोस्ट कर सकते हो, नहीं।
ठीक है। आप जब भी ड्यूटीज को असाइन करते हो तो आप उसकी नॉलेज देखते हो, उसकी क्वालिफिकेशन देखते हो, उसका एक्सपीरियंस देखते हो कि किस फील्ड का उसको एक्सपीरियंस है, कितनी कैपेबिलिटी है उसके अंदर सीखने की या फिर उस डिपार्टमेंट में काम करने की। अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको उसकी ड्यूटीज असाइन करते हो। नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जहां पे आप क्या करते हो, अब ये बताते हो काम तो दे दिया, अब काम करने के बाद आपको किसको बताना है कि आपने काम कर लिया। After assigning the duty, the next step is to clearly define the authority and the responsibility of the employee. अब आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर रहे हो कि किसके पास कौन सी पावर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने काम कर लिया तो आप किसको बताओगे कि आपने काम कर लिया, या फिर अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो आप किसको रिपोर्ट करोगे। तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर होती हैं। ऑर्गेनाइजिंग में मैंने आपको क्या बताया, प्रोसेस क्या बोलता है ऑर्गेनाइजिंग का, कि पहले काम को बांटो। देखो काम करना क्या है, उसके बाद काम को बांटो, काम को बांटने के बाद हम डिपार्टमेंट देखते हैं कि फंक्शनल है या फिर हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर यूज होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने डिपार्टमेंट बनाएंगे। डिपार्टमेंट बनाने के बाद लोगों को उनका काम बताएंगे कि क्या क्या काम उनको करने हैं, एंड आफ्टर डिसाइडिंग द ड्यूटीज फॉर द अदर्स, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप देखते हैं कि कौन सुपीरियर है और कौन हमारा सबऑर्डिनेटर है। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर आपके दो तरह के होता है, फर्स्ट आता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर और नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको एक इमेज दिख रही है, इस इमेज में देखो क्या लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके बाद आपका मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहा है, करेक्ट। सबसे पहले क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, फिर आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद आप देख रहे हो कि डिपार्टमेंट बना रखे हैं मैंने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, परचेज हो गया। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो क्वालिटी देख रहा है, प्रोसेसिंग देख रहा है, मशीनरी की जो रिपेयरिंग है वो देख रहा है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो आपका एडवर्टाइजमेंट देख रहा है, सेल्स देख रहा है, कस्टमर सर्विस देख रहा है और रिसर्च देख रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट आपकी फाइनेंस की प्लानिंग कर रहा है। आपका परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल देख रहा है कि कैसे रॉ मटेरियल परचेज करना है और रिकॉर्ड रख रहा है कि उसने क्या क्या परचेज किया। इट मीन्स कि एक ही प्रोडक्ट है और उसी प्रोडक्ट के लिए जो आपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए हैं वो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका क्या कहता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट है और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट आपने डिपार्टमेंट बना रखे हैं। ठीक है, अब डिपार्टमेंट कौन से होते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज। जब एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया जाता है वो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कह रहे दिस मीन्स दैट द सिमिलर जॉब्स आर इंटीग्रेटेड इनटू फंक्शन एंड मेजर फंक्शंस आर फर्दर कैटेगराइज्ड। मतलब कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक सिंगल ही प्रोडक्ट है और उसी के अकॉर्डिंगली हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए। लाइक आपकी कंपनी है वो एक क्लोथ प्रोड्यूस करती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है आपकी क्लोथ की। अब क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए आपको परचेज डिपार्टमेंट चाहिए जो आपके लिए क्या करेगा, रॉ मटेरियल परचेज करेगा। रॉ मटेरियल परचेज करेगा, प्रोडक्शन कौन करेगा, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट बना लिया तो उसको सेल करने का काम किसका, मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। पैसा चाहिए तो कौन देखेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा। मतलब एक ही प्रोडक्ट है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो काम करते हैं। तो ये सारा आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर में आता है। अब इसके एडवांटेजेस देख लो, कह रहे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। जब आप एक ही फील्ड में काम करते रहते हो, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो यू आर स्पेशलाइज्ड इन योर वर्क। इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। ईजी और इफेक्टिव ट्रेनिंग का मतलब कि जब आपको दिख रहा है कि एम्प्लॉयज हैं उनको अपग्रेड करना है तो आपको उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि आपको पता है वो कौन से डिपार्टमेंट के हैं और किस प्रोडक्ट के लिए आपको उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। अटेंशन टू द डिफरेंट फंक्शन। आप सारे फंक्शन देख सकते हो कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, और यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बिल्कुल भी नहीं होता है कि एक ही काम दो लोग नहीं कर रहे या फिर कोई काम है कंप्लीट नहीं हो पा रहा, डुप्लीकेशन यहाँ पे आती ही नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। अब आपका डिविजनल स्ट्रक्चर क्या कहता है, ये देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, ठीक है, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, सोप। ठीक है, मतलब कि एक कंपनी है और उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। आपको एग्जांपल दे दूं मैं, जैसे आपने जॉनसन्स बेबी का नाम सुना होगा, ठीक है, उसके सोप भी आते हैं, उसके शैम्पू भी आते हैं और उसके पाउडर भी आते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, आपने डव का एग्जांपल ले लो, उसका शैम्पू भी आता है, उसका सोप भी आता है। हिमालय देख लो, हिमालय की आपकी मेडिसिन भी आती है, फेस वॉश भी आता है। ठीक है, तो इट मीन्स कंपनी एक है और उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके बाद हर डिपार्टमेंट है, लाइक
टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उनकी है, ठीक है। जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है वो भी देखते हैं, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट भी है, मेडिसिन भी है और सोप भी है। आप ये बोल सकते हो शॉर्ट में बोलूँ तो कि डिविजनल स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पे क्या है, आपका बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। कंपनी एक है बट उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और जितने भी प्रोडक्ट्स है ना उनके अपने खुद के डिपार्टमेंट है। लाइक टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के देखो आप देख रहे होगे खुद से प्रोडक्शन है, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग अलग है, फाइनेंस अलग है। वही कॉस्मेटिक में भी देख लो, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस। मेडिसिन में भी देख रहे हो, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस। और सोप में भी वही सेम चीज है। तो आपने क्या देखा, डिविजनल स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पे एक कंपनी होती है और उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। लाइक शैम्पू हो गया, सोप हो गया, ठीक है, कंडीशनर हो गया, वैसे ही क्लोथ हो गई, उसका कॉस्मेटिक हो गया, मेडिसिन हो गई, सोप हो गई। तो ये सारा डिविजनल स्ट्रक्चर में आता है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में कि फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, और आपकी केस स्टडी भी यहाँ से बहुत सारी उठ के आती है डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर के ऊपर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर देख रहे हो कि लार्ज होता है साइज में, ठीक है। ये क्या करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, वो कहते हैं कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने प्रोडक्ट में। फास्ट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट है, उसके अपने खुद के डिपार्टमेंट है तो वो खुद के लिए डिसीजन ले सकता है। अकाउंटेबिलिटी रहती है, मतलब कि आंसरेबल है, ठीक है, वो आंसर दे सकते हैं कि अगर उनकी सेल नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इस प्रोडक्ट में क्या कमी है, तो यहाँ पे उनको खुद ही आंसर देना पड़ता है। फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा। डिसएडवांटेजेस में देखो तो मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, भाई रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए आपको, ठीक है। प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट है ना उसका अपने ही डिपार्टमेंट पे फोकस रहता है, दूसरे प्रोडक्ट पे नहीं ध्यान देते। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा अराइज होते हैं इनमें। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एग्जाम्पल लेते हैं हम अपने ही स्कूल से या कॉलेजेस से। आप बच्चों के लिए ना एक ग्रुप बना होता है फॉर्मल वे में, जहाँ पे बिल्कुल ही फॉर्मल मैसेज आते हैं और आपको वहां पे पता होता है कि किसका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास कितनी पावर है। तो जो वो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं, है ना। वैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कंपनी में होता है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जहां पे लोगों को क्लियर रहता है कि उनका काम क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनके पास क्या क्या पावर है उनकी कंपनी में। essentially acting as the blueprint for how the organization function, कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसा होगा, ठीक है। आपको एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क, आप ये बोल सकते हो एक आउटलाइन प्रोवाइड करवाता है कि कौन सा काम कैसे हो रहा है, ठीक है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है। अब इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। करेक्टर्स भी बोल दो चाहे फीचर्स बोल दो, आप लोग कुछ फीचर्स ही ले लो या फिर करेक्टरिस्टिक्स आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहले इन्होंने बोला कि बिल्कुल क्लियर होता है कि कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसका रोल क्या है, ठीक है। क्लियरली डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सबको क्लियर है कि उनका काम क्या है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है कि अगर आपको किसी तक कोई मैसेज पहुंचाना है तो हायरार्किकल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। लाइक कि अगर मान लो एम्प्लॉयज हैं ऑपरेशनल लेवल पे, उनको कुछ प्रॉब्लम है तो पहले वो अपने मैनेजर को बोलेंगे, जो उनका मैनेजर है वो एचओडी को बोलेगा, जो एचओडी है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करेगी। तो इट मीन्स यहाँ पे हायरार्किकल प्रोसेस फॉलो किया जाता है। रिटन पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर, यहाँ पे इनकी पॉलिसीज ऑलरेडी गिवन होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। प्लस प्रोसीजर भी दिया होता है कि आपको काम भी किस वे में करना है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द रिटन रूल्स रेगुलेशन एंड प्रोसीजर टू स्टैंडर्डाइज द प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन है, प्रोसीजर है, वो सब रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल बता रखे हैं कि क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर एस्टेब्लिश टू फैसिलिटेट द इंफॉर्मेशन फ्लो, कि बिल्कुल क्लियर है कौन किसको क्या इंफॉर्मेशन देगा। ये नहीं है कि बीच में कोई भी किसी को इंफॉर्मेशन दे सकता है। एडवांटेजेस देख लेते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। क्लियरिटी है बिल्कुल ही कि कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कम्युनिकेशन इंप्रूव होते हैं आपके, आप अकाउंटेबल रहते हो क्योंकि आपको पता है कि आपका काम क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप आंसरेबल होते हो। कोई भी गलती होती है तो मैनेजर आपको ही पकड़ेगा क्योंकि उसको पता है ये काम आपने करा। स्टेबिलिटी, ठीक है, फॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेशन लीडिंग टू द ग्रेटर प्रेडिक्टेबिलिटी। नेक्स्ट आती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे
आप अपनी सोशल नीड को सेटिस्फाई करते हो। लाइक आप काम कर रहे हो इसलिए नहीं कर रहे कि वो आपका रोल है या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आप काम कर रहे हो किसी की हेल्प करने के लिए, ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। तो वो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ठीक है। कि अगर मान लो जैसे परचेज डिपार्टमेंट का हेड है वो हो गया, और सेल्स डिपार्टमेंट का कोई पर्सन हो गया, एम्प्लॉय बोलते हो जिसको आप, एम्प्लॉय है, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हेल्प इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एज अ फ्रेंड, ठीक है, कहते हैं ना भाईचारे में, तो उसके लिए वो काम करता है, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। और ये ना बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि आपका काम क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना और अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना। लैक ऑफ द फॉर्मल हायरार्की, यहाँ पे कोई भी आपका हायरार्किकल प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता, जो भी इंफॉर्मेशन होती है अपने आप ही एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हो, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो। इन्फ्लुएंस ऑन द वर्क, दे कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हाउ द वर्क गेट डन, मतलब यहाँ पे मेन फोकस यही रहता है कि काम कैसे हो रहा है, ठीक है, बेशक चाहे कम्युनिकेशन हो, और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी आपकी हेल्प करता है बहुत ज्यादा। और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्यों है कि आप जो इन्फॉर्मेशन अपने मैनेजर को नहीं दे पाते हो, क्योंकि फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप ऐसे अपनी कोई बात शेयर नहीं कर सकते हो, बट जब इनफॉर्मल स्ट्रक्चर आता है, जब आप अपने कलीग से एज अ फ्रेंड बात करते हो, तो उसके साथ सारी चीजें शेयर करते हो, जिससे क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन आप नहीं बता सकते हो फॉर्मल वे में, आप इनफॉर्मली उस चीज को भी शेयर कर देते हो। एग्जाम्पल दिया जाता है कि कैजुअली आप लोग एक दूसरे से चिट चैट करते हो, ठीक है, सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन लेते हो, क्वेश्चंस पूछते हो और अपनी क्वेरीज को सॉल्व करते हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका एलिमेंट, ठीक है, डेलीगेशन की। अब कहोगे डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। डेलीगेशन का मतलब होता है जब पावर हम किसी को थोड़े दिन के लिए देते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे आपकी प्रिंसिपल मैम है, ठीक है, वो ना छुट्टी के लिए जा रही है, समर वेकेशन चल रहा है, तो थोड़े दिन उनको ऑफ पे जाना है, तो 10 दिन के लिए वो अपनी पावर वाइस प्रिंसिपल को देके जाती हैं और कहती है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं आपको सारी दे रही हूँ, अपनी पावर भी दे रही हूँ, प्लस आप ही आंसरेबल हो। अगर इन 10 दिन में कुछ भी होता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आपको उस चीज के लिए आंसर देना है, तो वो डेलीगेशन होती है। इट मीन्स जो आपने पावर शेयर करी वो 2 हैंड्स में पावर शेयर हो रही है, करेक्ट। इन्फॉर्मेट जो आप पावर दे रहे हो, कितने टाइम के लिए दे रहे हो, शॉर्ट पीरियड के लिए दे रहे हो, ठीक है, जो आप शेयर कर रहे हो अपनी पावर हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, वो शॉर्ट पीरियड के लिए शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। और जो पर्सन उस पावर को ले रहा है वही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, क्योंकि उसको अथॉरिटी भी दी गई है, मतलब पावर भी दी गई है, अकाउंटेबिलिटी है, मतलब कि आंसरेबल भी वही रहेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहेगी, तो वो डेलीगेशन होता है, ठीक है। और डेलीगेशन के एलिमेंट भी क्या होते हैं, यही होते हैं कि अगर मैं आपको कोई काम दे रही हूँ तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, अथॉरिटी मीन्स पावर, अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला, द मैनेजर विल असाइन सम स्पेसिफिक वर्क और द टास्क टू सबऑर्डिनेट, देन ही इज असाइनिंग हिज टीम मेंबर्स और सबऑर्डिनेटर्स विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहे एक मैनेजर है, उसको कुछ टास्क मिलता है, तो मैनेजर क्या करता है, उस टास्क को अपने सबऑर्डिनेटर्स के साथ शेयर कर देता है, असाइनमेंट दे देता है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है उनको कंप्लीट करना है। अथॉरिटी मतलब जब आप उसको साथ में पावर भी देते हो। इसके लिए मैंने आपको बिल्कुल ही छोटा सा ही एग्जांपल देके क्लियर कर दिया कि अगर आपके प्रिंसिपल मैम है, कुछ दिन के लिए लीव पे जा रही हैं, तो वो अपनी सारी पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसको देके जाती हैं, वाइस प्रिंसिपल को देके जाती हैं। इट मीन शी इज रिस्पॉन्सिबल, शॉर्ट टर्म के लिए दी और 2 लोगों के बीच में होती है। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक ही पर्सन है, ठीक है, ये अकेला है, और आप बाहर देख रहे हो कि कितने सारे लोग हैं और सारे उसको जवाब दे रहे हैं। इट मीन्स कि जो सीनियर है वो 1 है, ठीक है, 1 मैन आर्मी बोलते हो ना, तो यही 1 मैन आर्मी है जिसको सारे आंसर दे रहे हैं, ये सेंट्रलाइजेशन होती है। डिसेंट्रलाइजेशन जब पावर डिफरेंट डिफरेंट हैंड्स में डिवाइड होती है। अब आपके पास में एक क्वेश्चन आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो डेलीगेशन का मैंने आपको क्या बताया, जब पावर आपकी 2 हाथों में होती है, ठीक है, जब बात किनकी होती है, सिर्फ 2 लोगों के बीच में होती है, ठीक है। क्या डेलीगेशन मतलब जब पावर आप 2 लोगों के बीच में शेयर करते हो, प्लस उनको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए देते हो, ठीक है, जब आप उनको पावर कितने टाइम के लिए दे रहे हो, थोड़े टाइम के लिए दे रहे हो। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, स्टार्टिंग से ये चीज डिसाइड होती है कि पावर आपकी डिफरेंट हैंड्स में है, बहुत सारे लोगों में बटी हुई है, और ये परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर बांटते हैं,
डेलीगेशन में भी पावर बांटते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, डेलीगेशन में जब आप पावर को थोड़े दिन के लिए देते हो, ठीक है, जब आप पावर को थोड़े दिन के लिए किसी को दे रहे हो, प्लस अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब उसकी है। और डिसेंट्रलाइजेशन में आपकी पॉलिसीज में, जब कंपनी आपकी फॉर्म हुई थी तभी से ये चीज डिसाइड होती है कि पावर आप डिफरेंट हैंड्स में दोगे, बहुत सारे लोगों के पास पावर होगी, वही रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन आता है आपका। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में, जहाँ पे आपने डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन देखा, डेलीगेशन देख लिया आपने, फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर देख लिया आपने, फंक्शनल स्ट्रक्चर देख लिया, और उससे पहले आपने इसका प्रोसेस देख लिया ऑर्गेनाइजिंग का। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक